नमस्कार दादा। मैं मीरा बोल रही हूँ फ्रॉम दिल्ली। मेरा प्रश्न है कि क्या सदविप्र का मतलब अभी कंडीशन जो है, इस कंडीशन में क्या लग रहा है कि सदविप्र आने का सिचुएशन है अभी, या फिर और टाइम लगेगा ये समाज परिवर्तन में? जैसा कि मैं जितना जान पाई कि अगर हम खुद से पुश नहीं करेंगे तो कोई भी एरा लंबा चलता है। जैसे अगर जो भी वैश्य है या जो भी है तो या ये और लंबा चलेगा या फिर और मीन्स क्या कंडीशन क्या लग रहा है अभी जो सिचुएशन है, कोविड या जो भी है? तो मेरा जी ये जी 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 जी। सवाल बहुत ही वैलिड सवाल है। पहले तो सद्विप्र बनने का प्रयास हम सभी लोग जो साधक हैं, साधना मार्ग से जुड़े हैं, यम नियम को फॉलो कर रहे हैं और सद्विप्र बनने के प्रयास में हैं, उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा काम करना पड़ेगा। और काम चूंकि होगा प्रकृति के नियमों के अनुसार, जैसे सरकार साहब भी अपने समय भी यही कहते थे कि तुम लोग काम करते जाओ, प्रकृति के नियम के अनुकूल ही चेंज आएगा। अब दूसरा पॉइंट जो आपने पूछा मीरा जी, कि क्या अभी वैश्य युग डिटेरियोरेट हो रहा है, क्या हम देखें कि ये किस अवस्था में पहुंच चुका है। मैं अब अपनी व्यक्तिगत विश्लेषण बताना चाहूंगा कि अभी ये चरम की तरफ बढ़ रहा है और अभी ये क्लाइमैक्स तक पहुंचा नहीं है। ये बहुत जल्दी क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका साथ दे रही है साइंस, इसका साथ देती है विज्ञान। तो जब तक विज्ञान और वैज्ञानिक लोगों में चिंतन में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये वैश्य युग में चेंज नहीं आएगा। इस युग से दूसरे युग में अभी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन पिछले विचार को हमें लगातार रखते रहना है और इस आशा में रहना है कि सद्विप्र बनेंगे। और सद्विप्रों का काम ही है एक्सप्लॉयटेटिव एरा के एक्सप्लॉयटेशन को लोगों के सामने रखना। अब ये इसकी डिटेल में मैं ये बताना चाहूंगा। देखिए, वैश्य युग में लोगों का जीवन कैसा है, लोगों के जीवन की बात करें, जन जीवन की बात करें। पहली बात तो वैश्य एरा में हर किसी को करोड़पति बनने की एक करोड़पति बनने का एक सपना दिखाया जाता है। अब इसमें मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि भारत की ही अगर हम स्थिति लें, 125 करोड़ लोगों में कितने लोग करोड़पति बने हैं और कितने लोग करोड़पति बन सकते हैं? कितने लोग करोड़पति बने हैं पिछले 50 साल में? डेफिनेटली पहले से ज्यादा बने हैं। अगर पहले 1000 थे तो अभी 1 लाख हो गए होंगे। लेकिन पूरा समाज करोड़पति बन जाए ये असंभव है। तो वैश्य युग यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। व्हेन यू डिसाइड दैट यू हैव टू बिकम रिच, तो एवरीबडी कैन नॉट बिकम रिच। और दूसरी अवस्था जो कैपिटलिज्म में या वैश्य युग में दिखाई देती है पूरी तरीके से, कि जो वेल्थ इकट्ठा हो रहा है उन बड़े वैश्यों के पास, वो उस वेल्थ से खुश भी नहीं है और उस वेल्थ को मिसयूज ही करते हैं। अभी देखिए, ये स्पेस ट्रिप शुरू हुई है, अगर आपने एलन मस्क का नाम सुना हो। ये एलन मस्क के जरिए कई बिलियनर्स अपना बिलियन रुपीस स्पेस रेस में फूंक रहे हैं। कोई भी सोचने वाला आदमी ये कह सकता कि इतना बिलियन रुपया आप अगर किसी गरीब कंट्री को ठीक करने में लगा दें तो जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। भारत ने भी मार्स में अपना एक छोड़ दिया और मजबूर है, क्योंकि ये जो बिलियनर्स हैं, जो बड़े वैश्य हैं, ये फोर्स करते हैं हर कंट्री को कि आप उस तरह के काम करें जिस तरह के काम वो करते हैं। तो उससे इससे 2-3 चालाकियां होती है। ये लोग बड़े धनिक लोगों से धन भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ऐसा सेंसेशनल प्रोजेक्ट जब आप उठाते हैं तो बहुत लोग मजबूर होकर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अभी 1000 अरबपति अगर सिर्फ 100 करोड़ ही कंट्रीब्यूट करें अमेरिका में, तो कितना बड़ा धन इकट्ठा होता है। और उस धन से वो ये जो स्पेस पे जाने वाली एक दौड़ है, इसमें शामिल हो जाएंगे और उसका आनंद लेते हैं। एक थ्रिल है वो। लेकिन आपकी थ्रिल समाज को किस तरह से गुमराह कर रही है, ये चीज सामने हाईलाइट करना चाहिए उन लोगों को जो सद्विप्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वैश्य युग की जो गलतियां हैं, वैश्य युग में जो गलत काम हो रहे हैं, उसको सामने लाएं। वैश्य युग की एक और सबसे बड़ी गलती है, या सबसे बड़ा जो खराब काम हो रहा है, वो है पॉर्न कल्चर। एंड ये जो जुआ भी ऑनलाइन शुरू हो रहा है। आपने एक तरफ साइंस की मदद से ऑनलाइन शुरू की, एक तो आप ऑनलाइन को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप ऑनलाइन से पॉर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं।
उसी ऑनलाइन से आप जुआ खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोगों को। आए दिन आपके पास मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं कि प्ले रमी, प्ले दिस, प्ले दैट। तो जुआ, अमेरिका तो जुए का अड्डा ही है। लास वेगास, वहां का जो इतना बड़ा अरबपतियों का शहर है, वो तो प्रोस्टिट्यूशन और जुए के लिए ही मशहूर है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जब अपने आप ही एक त्राहिमाम की अवस्था आएगी। जो नैतिकवान है, जो रियली मिडिल क्लास वैल्यूज से चलने वाले लोग हैं, उनका रिएक्शन और स्ट्रांग होगा, और तब जाके एक चेंज आएगा। और चेंज एकदम ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा कि पूरी तरह से वो गिर जाएगा, वो नया सिस्टम आएगा। जैसे आने में वक्त लगा, वैसे ही जाने में वक्त लगेगा। धीरे धीरे कुछ चीजें टूटेंगी। अभी मैन मेड कैलेमिटी आई है, कोविड-19 मैन मेड कैलेमिटी है, लेकिन युद्ध मैन मेड नहीं है। युद्ध प्रकृति का प्रकोप है, और जो रियल महामारी होती है वो भी प्रकृति के प्रकोप से ही आती है। तो जब युद्ध जैसी अवस्था आएगी, और उसमें जब बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत गरीबी होगी और बहुत तबाही होगी, और उसमें अमीर देश भी तबाह होंगे, उनका कंट्रोल चला जाएगा, उनके बहुत सारे इकट्ठा किए हुए जो प्रोडक्ट है वो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बादी का एक ऐसा तांडव दिखाई देगा समाज में, तब मजबूर होकर नए विचारों को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोगों का सर्वाइवल छोटे लोगों की सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ है। वो अकेले नहीं समाज को जी सकते, अकेले समाज में नहीं रह सकते, उन्हें सबकी जरूरत। जैसे इस शरीर में मस्तिष्क भी है, हृदय भी है, पेट भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सबका अपना अपना रोल है। ठीक है, ऐसे ही एक सोशल बॉडी में सबका अपना अपना रोल है। जी, आप कोई कुछ कह रहा था? हाँ, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का प्रश्न है? धर्मवीर जी पूछना चाह रहे हैं, आपका माइक म्यूट है। धर्मवीर जी आपका माइक हाँ, ओके। हाँ पूछिए। नमस्कार दादा। जैसे आपने बताया, नमस्कार, जैसे आपने बताया कि पहले ये काम प्रकृति करती थी, जो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने वाली बात, अब ये हमारा काम हो गया सद्विप्रों का। मतलब कि प्रकृति हमको पावर दे रही है, फिर इसका मतलब हम ही घुमाएंगे आने वाले टाइम में। नहीं, देखिए, पहले प्रकृति करती थी, लेकिन उसमें भी तो सद्विप्र थे। सद्विप्र हमेशा रहे हैं। राउत का दूसरा सूत्र जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें सद्विप्र कंट्रोलर है चक्र। जब क्षत्रिय एरा था, मान लीजिए क्षत्रिय एरा था, तो उस वक्त भी सद्विप्रों ने ही तो चेंज लाया। वो जो राजा थे, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से देना चाहूंगा। राजा हरिश्चंद्र एक राजा थे, लेकिन उस कहानी के जरिए क्या कहा गया? राजा हरिश्चंद्र, ये सत्य घटना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको ऐसे स्टडी करूंगा कि राजा हरिश्चंद्र वैसे बादशाह थे, वैसे किंग थे, जिन्होंने समाज में एक मिसाल रखी कि त्याग क्या होता है। तो इन्हीं राजाओं के जरिए, इन्हीं ऐसे राजाओं के त्याग के जरिए समाज में एक एग्जाम्पल सेट हुआ, और तब जाके ये जो राजा लोगों का जुल्म है या एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें कमी आनी शुरू हुई। ये हमें आज उस तरह से समझ नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त का काल देखिए, क्षत्रिय एरा बड़ा खतरनाक काल था, जहां चीजें तलवारों से तय होती। तो देखिए, इससे मिलता जुलता सूत्र हमें भगवत गीता में भी मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला जो सूत्र है, वो भी इनडायरेक्टली वो शास्त्र के ढंग से, धर्म के ढंग से यही कहता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म की ग्लानि होती है, यही समाज चक्र जब चेंज आना होता है, तो सद्विप्र आते हैं, महापुरुष आते हैं, या महापुरुषों का आना शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात यहाँ पे जो आपने कही कि क्या हमको वो रोल लेना पड़ेगा सद्विप्र का? हाँ, हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ये कौन कह सकता है? हाँ, हमें तैयारी करनी पड़ेगी उस प्रकार। हमें तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, और हमारी तैयारियों से ही हो सकता है 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद एक ऐसा सद्विप्र आए जो सारी बातों को घुमा दे। क्योंकि एक महापुरुष की जरूरत तो पड़ती है, एक सद्विप्र चाहिए ही, 5 सद्विप्र 10 सद्विप्र चाहिए ही। फिर उनकी बातों को एक्सेप्ट करने वाले लोगों की, छोटे छोटे सद्विप्रों की जरूरत पड़ती है, या मॉरलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तभी वो जनमानस में एक भावधारा के रूप में एक शेप ले लेती है। एक फल दादा, जैसे अब वैश्य इरा है, नेक्स्ट इरा बनता है शूद्र इरा बनता है नेक्स्ट। हाँ, पहले शूद्र रेवोल्यूशन बनता है, फिर शूद्र एरा बनता है। हाँ नहीं, पहले रेवोल्यूशन, उसके बाद
तो अगर आगे नहीं बढ़ता है तो पीछे की तरफ है विपर है। तो अब जो आज के विपर सदविपर हैं, तो उसको किस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम शूद्र को तैयार करें ताकि वो इस युग को चेंज करें, या पीछे जो विपर को? पीछे की तरफ जाना तो प्रति विप्लव है। हाँ, जैसे पॉइंट आप कह रहे हैं, लेकिन मान लो कि आगे जाना मुश्किल है तो पीछे जाना पड़ेगा, पीछे ना चेंज तो आगे जाना मुश्किल है, लेकिन आगे जाना अनिवार्य है। कैपिटलिज्म के बाद, वैश्विक युग के बाद एक रेवोल्यूशन होना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो पीछे जाया जा सकता है। पर अवस्था, मुझे ऐसा, मेरी दृष्टि में अवस्था शूद्र रेवोल्यूशन की ही बनेगी। एक थोड़े समय के लिए रेवोल्यूशन होगा और शूद्र एज थोड़े समय के लिए दिखेगा बनता हुआ, लेकिन फौरन क्षत्रिय एरा में आना पड़ेगा। हम विप्र एरा में सीधे नहीं आ सकते, क्योंकि अभी विप्रों के बीच में एक लाइक माइंडेड थिंकिंग नहीं है। मूल बिके हुए हैं वो तो, बिक चुके हैं वो बिक चुके हैं। हाँ, लेकिन शूद्र से ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि शूद्र ऐसा काम कर सकते हैं, तो हमें भी उनकी तरफ उनकी मदद करनी चाहिए, उधर ही हमें ध्यान देना। बिल्कुल शूद्र रेवोल्यूशन की ही कोशिश होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये जो शूद्र का रिवोल्यूशन आप बता रहे हैं, तो शूद्र जो अगर रिवोल्यूशन का क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से वो रिवोल्यूशन करेंगे कि जो चेंज आ जाएगा, ये जो भी वैश्यों का जो चेंज है उनका रिवोल्यूशन किस तरीके का रहेगा, वो कैसे समाज को चेंज करने की? बहुत बड़ा प्रश्न है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। किस तरह का रेवोल्यूशन होगा? दो तीन चीजें दिख रही हैं। शूद्र रेवोल्यूशन को गाइड करने वाले लोग तो स्पिरिचुअलिस्ट ही होंगे, और पहले अभी की स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज प्रकृति की मार से वैश्य युग या वैश्य स्ट्रक्चर जो है वो डगमगाएगा, हिलेगा, वो क्रम्बल होगा, वो थोड़ा वीक होगा। लेकिन वैश्य युग और वैश्य अपने आप को बचाने के पूरे प्रयास करेंगे, लेकिन उनके बचाने के दौरान, क्योंकि वो पहले अपने आप को बचाएंगे, वो समाज की रक्षा उस तरह से नहीं करेंगे। वो नए कानून लाएंगे, ऐसे नियम लाएंगे जिससे उन्हीं की सुरक्षा होगी, लेकिन समाज का जो ये बृहद क्षेत्र है शूद्रों का, इनके पास बचाव का बहुत मिनिमम साधन है। तो इन शूद्रों के जीवन को जो एक तरह से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी उनकी पूरी नहीं हुई है, इस आर्मी को सदविप्र इस्तेमाल कर सकते हैं वैश्यों के खिलाफ। उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हुजूम का हुजूम, 1000 लोगों के वैश्य, 1000 लोगों के शूद्र किसी वैश्य के भंडारे में जाके, उसके स्टोर में जाके वहां से चीजों को उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उस वैश्य को भी एक तरह से डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की अवस्था आ सकती है। रेवोल्यूशन कभी भी ऑर्डर्ड नहीं होता है, कभी ऑर्डर्ड हो भी नहीं सकता। उसमें थोड़ी सी एनार्की होना जरूरी है। ये ही एनार्की शूद्र एरा है, और ये इस एनार्की से जब समाज गुजरेगा तो क्षत्रिय एरा में प्रवेश किया जाएगा। तब मिलिट्री रूल या मिलिट्री कमांडर द्वारा कंट्रोल समाज को करना पड़ेगा। शूद्रों के पास जब कोई रास्ता नहीं रहेगा अपने सर्वाइवल का, तो वो पत्थर उठाकर ही मारेंगे। आज जो बहुत सी न्यूज में हम देखते हैं कि लोग पत्थर उठा के फेंकते हैं, ये तो नाटक है, ये तो झूठा न्यूज है। लेकिन सच में ये छोटे लोग पत्थर उठा के मार सकते हैं। आप कई गांव में जाएंगे, गाड़ियों को रोक के उनकी गाड़ियों को लूटा जाएगा। ऐसा होना शुरू हो सकता है युद्ध के बाद, जब स्केर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, जब अन्न, वस्त्र और मेडिकल हेल्थ हमारे पास बहुत मिनिमम लेवल पे रहेगा, तब सिवाय लूटने के कोई काम नहीं रहेगा शूद्रों के पास। वो घर घर जाके लूट सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, मैं जहाँ रहता हूँ आजकल, वहीं से थोड़ी दूर में ही एक अमीर साथी है हमारे, और लेकिन उनका घर के पास ही बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, और वो समुद्र किनारे है। वसई में रहते हैं वो, और बड़ा बंगला बनाया है, 4 माले का बंगला है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बड़ी मोटी बेल बनाई है। मैंने उनसे पूछा कि ये बेल क्यों है, तो उन्होंने कहा डर लगता है, ये रात को कई बार दीवार फांद के यहाँ के झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग आते हैं और हमारे घर में घुस सकते हैं और कुछ भी लूट के ले जा सकते हैं। और हम लोग बंगले में रहते हैं, और एक बंगले में डिस्टेंस है करीब 20-20 फीट का डिस्टेंस। तो रात को अगर किसी ने आक्रमण करके आपके घर से खाने का सामान ही चुरा लिया, या कुछ ऐसी चीज चुरा ली जिसको बेच के वो लोग अपना अगले दिन का खाना खाएंगे, तो इस अमीर आदमी ने वो घंटी बजाने का सिस्टम रखा है
कि वो घंटी बजा के अपने पड़ोसियों को तो इत्तला कर सकता है कि देखो मेरे घर में ये आक्रमण है। तो ये डर अमीरों के अंदर भी है कि ये छोटे लोग हमें लूट के ना ले जाएं, और ये लूट की प्रवृत्ति ही जब बढ़ेगी तब उसी को हम रेवोल्यूशन कहेंगे। उस वक्त कुछ चीजें ऑर्डर्ड होंगी और कुछ चीजें डिसऑर्डर्ड होंगी, वो अवस्था रेवोल्यूशन की होगी। और रेवोल्यूशन का मतलब ही है कि एक हुजूम सड़कों पे आके उस प्रधान वर्ण के खिलाफ एक मोर्चा लेके खड़ा होगा, ऐसा रूप होगा। और ऐसा रूप मुझे लगता है कि ऐसा ही रूप होगा। हरेंद्र जी, आपका कोई सवाल है क्या? दादा नमस्कार। नमस्कार जी। सवाल तो मैं वही सुन ही रहा था और बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज मेरा है कि अभी हम लोगों के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को, यानी कि इस विप्लव को लाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, सही सवाल है। देखिए, एक तैयारी तो यही है कि हम इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उससे पहले हमें खुद प्राउटिस्ट बनना होगा, एक कट्टर प्राउटिस्ट बनना होगा। उसमें बाबा या श्री प्रभात रंजन सरकार की धारणा बहुत स्पष्ट है। वो ये है कि यही सद्विप्र, जो छोटा सद्विप्र है या प्राउटिस्ट है, वही लीड ले सकता है। अगर आप अमीरों द्वारा बिके हैं और खुद एक अमीर व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं, तो आपके अंदर वो प्रेरणा भी नहीं जगेगी और आपके वाणी में वो बल भी नहीं होगा, आपके बिहेवियर में वो शक्ति भी नहीं होगी कि आप औरों को इंस्पायर कर सकें। तो पहला काम यही है कि खुद जो प्राउड को स्टडी करने वाले लोग हैं और प्राउड को समझने वाले लोग हैं, वो कट्टर प्राउटिस्ट बने। और ऐसे प्राउटिस्ट की जरा से धन के प्रलोभन में बिके नहीं। ऐसे प्राउटिस्ट, वो अगर हम आनंद मार्ग की स्पष्ट बात करें तो वो मार्गी और सन्यासी दोनों ऐसे हों, तब तो पहले एक हुजूम बनता है। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। कुछ लोग तो, मैं बहुत समय से सब जगह अभी बातचीत करता रहता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, समाज का मेजर वर्ग तो मिडिल क्लास ही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो मिडिल क्लास वर्ग है, ये देख पैसे वाले की तरफ रहा है, इसकी आंखें उधर हैं, इसकी आंखें सद्विप्र की तरफ नहीं है। तो हमें उसकी दिशा को चेंज करना है। अगर हम इसमें सफल हो गए कि जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास व्यक्ति है, जिसका शायद साधना से या आध्यात्मिकता से अभी कोई लेना देना नहीं है, और वो थोड़ा बहुत नैतिकवान है, क्योंकि भारत में नैतिकता की बात जमाने से चली आ रही है। ईमानदारी से नौकरी करने वाले लोगों की संख्या लाखों है अभी भी। एक छोटा घर, एक बीवी, 2 बच्चे, इन लोगों का लालन पालन करने के लिए अपना जीवन जीने वाले लाखों करोड़ों मिडिल क्लास लोग हैं। वो मंदिर में जाते हैं, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। पहले तो उनको उधर से भी हमें आध्यात्मिकता की तरफ, साधना मार्ग की तरफ ले जाना है और इस सपने को तोड़ना है कि आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप उनके सपनों को तोड़ दें और प्राउटिस्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, which means an ideal life of a sadvipra, which means staunch moralist and spiritualist. आपको शक्ति मिलनी चाहिए, मजा आना चाहिए अपनी आध्यात्मिक साधना में, न कि पैसा कमाने के उस सपने से। पैसा मतलब बड़ा पैसा, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही। हर शहर में अपना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई मुंबई में रहता है तो उसका अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और कोई बहुत गांव में रहता है, धनबाद में रहता है, वहां मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो पूरा ही होना चाहिए। लेकिन होर्डिंग ऑफ वेल्थ और वेल्थ के पीछे भागने की जो ये मानसिकता है, या वेल्थ नहीं है तो उसके लिए रोते रहना, उसकी बीवी या उसके बच्चे रो रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इस मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा मिडिल क्लास को। वो आनंद मार्ग के मिडिल क्लास के लिए भी अप्लाई होता है, वो जो पूरा देश और विश्व का मिडिल क्लास है उस पर भी अप्लाई होता है। मिडिल क्लास की आस्था वैश्यों से, अमीरों से टूट जानी चाहिए, हट जाना चाहिए। अमीर लोगों को, हमें अमीर लोगों को नतमस्तक नहीं करने देना। अमीर लोग जब 2500 साल पुराने जैसे थे, उनको वापस उसी जगह पे लाना होगा। बस उनके धन का इस्तेमाल किया, उनके टैलेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन लीडर ब्राह्मण है और क्षत्रिय है। तो अगर हमें अगला एज लाना है, जिसका मतलब है कि एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ेगा, तो पहले ये 2 चीजें करनी है। प्राउटिस्ट की संख्या बढ़ानी है, विच मीन्स कट्टर प्राउटिस्ट, झूठा प्राउटिस्ट नहीं। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी को देखेंगे, 80% लोग अभी भी इन अमीरों को लेकर ही अभिभूत है।
इस आदमी के पास बिलियंस हैं, ट्रिलियंस है, इसकी क्या जरूरत है इसका बखान करने की और इसकी जय जयकार करने की? तो ये जो जय जयकार किस चीज की, वो जो आदमी जिसने नैतिकता का पालन किया, आध्यात्मिक साधना में अपना जीवन दिया, उसकी क्यों नहीं जय जयकार होती? उसको क्यों नहीं कुछ रिवॉर्ड दिया जाता? उसकी क्यों नहीं वैल्यू होती? तो जब तक ये ना हो, मतलब जब तक रेवोल्यूशन वाली अवस्था नहीं आती, तब तक हमें इस तरह से काम करना चाहिए। ये मेरा मानना है। अपने आप को बनाना है और औरों को भी इंस्पायर करना है। ये इनफ होगा आने वाले 5-10 साल के लिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। और जो थोड़े सब्जेक्ट को समझते हैं वो इस सब्जेक्ट में और डिटेल में थोड़ा रिसर्च करें और अपने विचार रखें। जैसे मिस्टर रवि बत्रा ने कुछ चीजें बताई हैं, प्राउटिस्ट इकोनॉमिक्स में PR सरकार साहब ने भी बहुत कुछ बताया है। तो इसको अप्लाई करें कि गवर्नमेंट कैसे चले, गवर्नमेंट में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, कंपनीज जो बनती है, कंपनीज जो चलाई जा रही है, उसमें कैसे काम होना चाहिए। तो एम वो है कि रिसर्च थोड़ा सा और होना चाहिए जितना है, उसके अलावा भी ये काम हो सकता है। आने वाले 5 साल का ही टारगेट ले लें तो यही काम किया जा सकता है। जी जी, धन्यवाद दादा। हाँ, क्या और भी किसी का प्रश्न है? हम लोग सेशन क्लोज करते हैं दादा। ठीक है दादा। सभी को नमस्कार। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।